Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है और आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारी अगली वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहा जाता है संविधान। ठीक, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा। तो एक बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, उसे कहते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम प्रॉपर डिटेल में स्टडी करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, हर समाज में क्या होता है, कुछ नियम कानून होते हैं। हर सोसाइटी में लोगों को कुछ खास रूल्स के साथ चलना होता है। हर कंट्री का अपना खुद का रूल होता है ना। जैसे हमारे इंडिया के अलग रूल्स हैं, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इन सब कंट्रीज में इनका अलग अलग रूल चलता है। ठीक, तो ये रूल्स जो होते हैं वो हमारे बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए, है ना, हमारे बीच झगड़ा उन्हें रोकने के लिए और हर किसी को उसकी ड्यूटी बताने के लिए क्या बनाए जाते हैं। तो इन्हीं रूल्स को एक बुक में लिख दिया गया है एक साथ मिलाकर, तो जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक सेट है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो रिटर्न फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। उसी डॉक्यूमेंट, उसी बुक को क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। याद रखिए, हर मिनिस्टर, हर लीडर, हर पर्सन की पावर्स, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। और उस कंट्री के गवर्नमेंट को उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही रन करना पड़ता है। हमारा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट रन करती है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे ऑफिसर्स और हमारे कॉमन पीपल उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं करता, अपनी ड्यूटी नहीं करता, तो उसे सजा भी दी जाती है। कोर्ट है जो उसे सजा देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों हमें सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्यों हर कंट्री को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता क्या है, फायदे क्या क्या है, अगर ये हम जान लेंगे तो हमें समझ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। देखिए, अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अगर ऐसा रूल नहीं होता कि मर्डर करना गलत बात है, किसी बुक में लिखा नहीं होता, तो हर कोई एक दूसरे का मर्डर करते रहता, हर कोई अपना फायदा जो रहता है ना, किसी को भी मार देता। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे फांसी की सजा होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो सब डरते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और नहीं करते, वरना कोई मर्डर करेगा भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा भी देगी, क्योंकि उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे फांसी होगी या उम्र कैद की सजा होगी। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों को उनकी ड्यूटीज बताता है। सबसे पहली बात, हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हमें पता चलता है। किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पता चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ताकि हम अपनी ड्यूटी निभा सकें, पहला हो गया। अब दूसरी हम बात करते हैं कि हम ड्यूटी तो निभा सके, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारे अधिकार क्या हैं। जैसे हम स्कूल जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी स्कूल जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें कोई भी जैसे ऑक्यूपेशन चुनना है, जैसे हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है ना, इससे भी हमें कोई रोक नहीं सकता। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम चाहे हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, सिख बन जाए, या कोई हिंदू बना है तो उसको रोक नहीं सकते, कोई मुस्लिम बना है तो उसको रोक नहीं सकते, है ना। तो हमारे जो अधिकार है, यानी हमारे राइट्स, वो भी कौन देता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, है ना। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता हो, जैसे कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें लिखने की आज़ादी है, अपना धर्म मानने की आज़ादी है ना, राइट इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उस अत्याचार के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। भाई कौन से लॉ से जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अगर आपका कोई एक्सप्लोटेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या करिए, आवाज उठाइए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलती है हमारी ड्यूटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है कि हमारे राइट्स क्या है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा, इसलिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमारे अधिकार क्या है ना। तो हमारे अधिकार कहाँ लिखे हुए, हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, इसलिए क्या चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे राइट्स को क्या करता है, सेफ रखता है और बताते हैं आपको। ठीक, अगर मान लीजिए कई लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, ठीक, तो कौन सही है कौन गलत कैसे डिसाइड होगा, और ये डिसाइड करने की पावर किसके पास होगी, है ना।
किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, सब कैसे पता चलेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? झगड़ा, है ना। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, झगड़े को सॉल्व करता है। मान लो किसी का जमीन की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि जमीन किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है, कौन सही गलत है? तो पुलिस स्टेशन पुलिस रिपोर्ट लिखेगी, जांच करेगी, फिर कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जज जो होगा वो वकीलों के बात सुनेगा, सबूत देखेगा, गवाह देखेगा, और उसे लगता है कि जो सही है, जिसके तरफ सबूत गवाह सब क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये सच पर्सन है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना, उसको उसका राइट मिल जाएगा। ठीक, तो कोर्ट ही जाना पड़ता है झगड़ा होने पे, पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ता है। ये कैसे पता चलता है भाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर किसी पर्सन के साथ, किसी कॉमन पीपल सिटीजन के साथ गलत होता है, उसे राइट्स नहीं मिलते, तो कहाँ जा सकता है? पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। और हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट बन जाती, हम वोट दे देते, इलेक्शन हो जाता, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती, पर वो गवर्नमेंट हमारे लिए रोड ही नहीं बनाती, वो गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क ही नहीं करती, है ना, क्योंकि वो बोलती ऐसा कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोगों के लिए वर्क करना पड़ता है। ठीक, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, देश को फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। और प्रॉपर गवर्नेंस, है ना, सही तरीके से रूल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखने के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, सिर्फ अकेला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है दुनिया में, और साथ ही साथ रिटन फॉर्म में है। एक ऐसी कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं, वो है इंग्लैंड, ब्रिटेन। जी हाँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है ही नहीं, ओरल फॉर्म में है। तो याद रखिएगा, ध्यान में, बस फन फैक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन एंड लार्जेस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन एंड लार्जेस्ट। कैसा है ये? रिटर्न है और लार्जेस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेबल लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम उसी दिन को क्या मनाते हैं? एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पर्सन को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ठीक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए टोटल जो टाइम लगा था वो था 2 years 11 months एंड 18 days। 2 साल 11 महीने और टोटल 18 दिनों में बनकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। ठीक, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 300 और मेंबर्स लगे थे। एग्जैक्ट बात करें तो 299 मेंबर्स से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फैक्ट्स है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी था। इट वाज रेडी, बट फिर भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? सवाल यही आता है ना, क्यों 26 जनवरी को क्यों लागू किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 27 जनवरी भी किया जा सकता था, 1 जनवरी 1 जनवरी न्यू ईयर, मस्त हैप्पी न्यू ईयर को भी लागू किया जा सकता था, पर नहीं किया, है ना। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्या कारण है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? चलिए आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया। 26 जनवरी को, इसके पहले जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ तो 1931 में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस, कुछ और ऐसे लीडर्स, मेन लीडर जो थे, मोतीलाल नेहरू, है ना, बहुत सारे लीडर, सुभाष चंद्र बोस, सारे मिलकर उन्होंने मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में डिसाइड किया था कि आज से हम इंडिया को आज़ाद मानते हैं, और आज़ादी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करेंगे, और आज से हम इंडिया को क्या मानते हैं? आज़ाद मानते हैं। तो वो जो मीटिंग हुई थी वो थी 26 जनवरी 1931 को हुई थी।
तो उस मीटिंग में मैक्सिमम लोग जो थे उनकी डेथ हो गई, वो लोग शहीद हो गए देश को आज़ाद कराने में। तो अब जो उनकी डेथ हो गई उनको हम क्या दे सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी याद कर सकते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको कभी भुलाया ना जाए, उनको हमेशा याद रखा जाए। उनके रिस्पेक्ट में 26 जनवरी जिस दिन उन्होंने मीटिंग ली थी, शपथ ली थी, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया ताकि वो एक स्पेशल दिन बन जाए जिसको सब याद रखें, कोई भूले ना। हर दिन हर साल उस दिन को लोग क्या करें, सेलिब्रेट करें। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। नहीं तो ये तो बन के रेडी हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को ही बन के रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये हमारा फन फैक्ट है, याद रखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में रिटन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर भी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों, तो आपको हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, अबाउट 3 इयर्स, और जस्ट टू बी एग्जैक्ट तो 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे टोटल, एग्जैक्ट बोले तो। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो थे वो कितने थे, 299 मेंबर्स थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हेड बनाए गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, कौन थे वो, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर बनाए गए थे, हेड बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों हेड थे, इन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, प्रिपरेशन किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, यानी रूल्स हैं बहुत सारे, उसको चेंज करना आसान भी है, साथ ही साथ उसके रूल्स को चेंज करना डिफिकल्ट भी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, हम पढ़ेंगे आगे चल के। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है, अगर वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब उसके रूल्स को चेंज करना आसान भी नहीं होगा, और उसको रूल को चेंज करने का काम मुश्किल भी है और आसान भी है। कैसे, वो सुप्रीम कोर्ट कर लेता है। तो उसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जाने के फीचर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बहुत स्पेशल राइट देता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई भी इंडियन सिटीजन 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। ठीक, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रीजन का हो, और किसी भी एरिया में रहता हो तो वो वोटिंग कर सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और तो और इसी को यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज बोलते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल बात क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ पार्लियामेंट होगा, उसमें लीडर्स होंगे, वो लीडर लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, है ना, वही हमारे लिए काम करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी खास फीचर्स है, बहुत सारे से फीचर्स है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये फन फैक्ट्स थे, ये फैक्ट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पढ़ने के बाद, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फैक्ट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारे सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम परेशानियां थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो आप इंडिया का पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट वर्ल्ड में टॉप में चल रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन के बारे में। ठीक, तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और बहुत डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हिंदू ही हैं, या सिर्फ मुस्लिम है, या सिर्फ एक ही लैंग्वेज हिंदी बोलने वाले, या सिर्फ मराठी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही तरह का फूड खाने वाले, एक ही तरह का कल्चर, एक ही तरह का फेस्टिवल फॉलो करने वाले हैं। हमारे यहाँ आप हर 20-30 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर लीजिए, वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, हर स्टेट बाय स्टेट फूड चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, फेस्टिवल चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ फॉलो होती हैं हमारे इंडिया में। तो इतने डाइवर्स, इतने डिफरेंट लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पाना है, एक तरह का रूल बना पाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 299 मेंबर्स थे, और एक बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 11 मेंबर्स थे और जिसके हेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक, तो ये लोग आपस में हेड थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वालों का काम नहीं था रूल बनाना, वो ये नहीं डिसाइड करते थे कि रूल बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले जो 299 मेंबर्स थे वो लोग डिसाइड करते थे किस टॉपिक पे रूल बनेगा। उसके बाद वो टॉपिक आगे फॉरवर्ड होता था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी वाले बहुत पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग थे, लॉफुल, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप जानते ही हैं, है ना, कितने बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे, बहुत हाईली एजुकेटेड, ढेर सारी डिग्रियाँ थी उनके पास, है ना, उनको हेड बनाया गया था। तो किस टॉपिक पे लॉ बनेगा ये डिसाइड करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, और वो लॉ कैसा बनेगा, है ना, वो डिसाइड करते ड्राफ्टिंग कमेटी वाले। जैसे मान लीजिए मर्डर के लिए लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो 299 मेंबर्स थे वो एकदम पढ़े लिखे नहीं थे। उसमें तो कुछ ऐसे भी थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मैक्सिमम तो फ्रीडम फाइटर्स ही थे, और अपने एरिया के फेमस लोग थे, फेमस ग्रेट पर्सनैलिटी जो वेल नोन थे, जो सोशल वर्कर थे, जिन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए अच्छा किया हो, वो लोग शामिल थे। तो वो लोग डिसाइड करते थे कि इस टॉपिक पे लॉ बनेगा, लेकिन वो टॉपिक जाता था आगे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी वाले डिसाइड करते थे कि लॉ कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दें हम, फॉर एग्जांपल कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर डिसाइड किए कि मर्डर के लिए लॉ बनना ही चाहिए। तो अब वो डिसाइड नहीं करते थे कि सजा कितनी देनी है, फांसी देना है, उम्र कैद देना है, 10 साल देना है, वो डिसाइड नहीं करते थे। ये सब डिसाइड करने का काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी वाला, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने दूसरे देशों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और उन्हें आइडिया था, उन्हें समझ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, रेगुलेशन, लॉज कैसा बनाया जाता है, कैसा रखा जाता है। तो ये उनका काम होता था। ठीक, और भी चैलेंजेस, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वालों के लिए किस तरह के लॉज बने, डिफरेंट कल्चर फॉलो करने वालों के लिए, डिफरेंट स्टेट वालों के लिए किस तरह के लॉ बनना चाहिए, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया। आज इंडिया का जो आप मैप देखते हैं कि एमपी का मैप कुछ इस तरह से है ना, आप देखते हैं यूपी का मैप कुछ इस तरह से, महाराष्ट्र के नीचे में कुछ इस तरह से मैप है। तो जो मैप्स की बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज पहले वैसी नहीं थी, आज जैसी दिख रही है ना, बिल्कुल वैसी नहीं थी, पूरी डिफरेंट थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे स्टेट्स को फिर से रिफॉर्म किया गया, हमारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को रिफॉर्म किया गया। ये डिसाइड किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले सेम स्टेट में रहें, ऐसा कोशिश की गई। इससे क्या होगा, आपस में भाषा समझ पाएंगे और झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे को समझना बहुत आसान होगा। इससे आप देखो, मराठी बोलने वाले इधर महाराष्ट्र में पाए जाएंगे, है ना, भोजपुरी बोलने वाले आपको यूपी बिहार में पाए जाएंगे, मणिपुरी उधर मणिपुर में मिलेंगे, है ना, तमिलनाडु केरला इस सब में वही कन्नड़ वन्नड़ बोलने वाले लैंग्वेज वाले मिलेंगे, तमिल वगैरह। तो सेम लैंग्वेज बोलने वाले अगर सेम लोग साथ में रहेंगे तो आप उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक तरह का कल्चर फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ही टैलेंटेड, बहुत समझदार थे, और उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक्स हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले आपके लिए आज के इस वीडियो का सवाल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, ये हमारा आपके लिए सवाल है। सवाल का सही जवाब कमेंट में दीजिए, सही आंसर देने वालों का हम नाम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।